क्लास में हमने प्रोटीन, वसा, कार्बोज और खनिज लवण के कार्यों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में बातचीत की थी। आज हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं हमारे शरीर में और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो अन्य पौष्टिक तत्वों के उपापचयन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार में विटामिनों का उचित एवं पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। यदि भोजन में विटामिन उपस्थित ना हो तो हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होता है। हमारे शरीर के लिए कई विटामिन आवश्यक हैं तथा इन विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि विटामिन ए, डी, ई और के हैं। दूसरा जल में घुलनशील विटामिन, जो कि विटामिन सी व बी समूह के विटामिन हैं। विटामिन की पूर्वगामी अवस्था कैरोटीन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है और विटामिन के ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। पहला कार्य है विटामिन का, वो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी होने पर शारीरिक वृद्धि सुचारू रूप से नहीं होती है। दूसरा बाह्य त्वचा श्लेष्मिक झिल्ली जो है वो बाह्य त्वचा विटामिन की ए की बनी होती है और यदि ये कोशिकाएं स्वस्थ ना हो तो जीवाणु उसमें से आसानी से प्रवेश कर लेते हैं और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तीसरा विटामिन ए की कमी से नेत्रों संबंधी विकार हो जाते हैं। इसके साथ ही यह कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में भी सहायता करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोग शरीर को घेर लेते हैं और उनमें नेत्र तथा त्वचा संबंधी रोग प्रमुख हैं। ये रोग हैं रतौंधी, ज़ीरोपैथैल्मिया, बिटोटस बिंदु, केराटोमलेशिया एवं टोड त्वचा। इन रोगों से बचने के लिए हमें ऐसे आहार खाने चाहिए जिनसे हमें विटामिन ए की प्राप्ति हो सके। तो विटामिन ए की प्राप्ति के लिए हरे व पीले रंगों की सब्जियां हमें अपने डाइट में लेनी चाहिए, जैसे कि पालक, चौलाई, गाजर, आम, सीताफल इत्यादि। विटामिन डी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ है। पोषण की दृष्टि से अर्गोकोल्स-कैल्सिफेरॉल अर्थात D2 तथा कोलीकैल्सिफेरॉल अर्थात विटामिन D3 महत्वपूर्ण है। यह अपनी पूर्वगामी अवस्था 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होता है और जैसे ही सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा यह विटामिन तुरंत विटामिन डी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। विटामिन डी के हमारे शरीर में कई कार्य हैं, जिसमें से मुख्य कार्य है कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित उपयोग। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपयोग में विशेष सहायक होता है और ये अस्थियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऐसे में हमें विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए। दूसरा है शारीरिक विकास के लिए यह विटामिन उचित शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चों, गर्भवती स्त्री तथा स्तनपान कराने वाली स्त्री को इस विटामिन की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी की मात्रा प्रचुर हो ताकि आगे चलकर विटामिन डी की कमी ना होने पाए। इसके साथ साथ रक्त में कैल्शियम व एंजाइम की मात्रा को भी विटामिन डी नियंत्रित करता है और शरीर में अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को भी नियमित बनाए रखता है, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण को दांतों व अस्थियों के बीच में संचित किए रखती हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज लवण प्रयोग नहीं हो पाते, जिससे बच्चे के अस्थि एवं दांतों के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बच्चे रिकेट्स नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है विटामिन डी की कमी की स्थिति में समुचित शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चों की लंबाई और बच्चों की अपेक्षा सही अनुपात में नहीं बढ़ती है। कई बार मांसपेशियों में ढीलापन आता है, जिसके कारण बच्चों का खेलों में मन नहीं लगता है और मांसपेशियों का भी सही विकास नहीं हो पाता है, मांसपेशियां अस्वस्थ हो जाती हैं। वयस्कों में अस्थि मृदुलता रोग यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस देखने में आता है,
विटामिन डी की कमी से बच्चों में हमने जाना कि रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये भी हड्डियों से रिलेटेड विकार है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव कम हो जाता है और हड्डियां मुलायम और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें ज़रा सी ठोकर लगने पर भी टूटने का डर बना रहता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे उंगलियों में कंपन रहता है और इस स्थिति को टेटनी रोग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिससे हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो सबसे सस्ता साधन विटामिन डी प्राप्ति का सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों द्वारा त्वचा में उपस्थित विटामिन डी के पूर्वगामी का परिवर्तन होता है और खाद्य पदार्थों में केवल हमें ये पशुजन्य स्रोतों से ही प्राप्त होता है, जैसे कि मछली का तेल, अंडा, दूध, कलेजी और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ। बात करते हैं बी समूह के विटामिन्स की। तो बी समूह के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तथा शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं और आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाए गए ये विटामिन शरीर से ईजिली निष्कासित हो जाते हैं। ऐसे ही बी समूह के विटामिन में सबसे पहला नाम है विटामिन B1 का, जिसे हम थायमीन भी के रूप में भी जानते हैं। तो ये थायमीन रंगहीन, खमीर की गंध वाला, नमकीन स्वाद वाला, जल में घुलनशील होता है। हमारे शरीर में थायमीन के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो थायमीन उस चीज़ को पूरा करता है। ऐसे में पहला कार्य यह है कि यह कार्बोज के उपापचयन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया में थायमीन सह एंजाइम का कार्य करता है और ऐसे में कार्बोज ईजिली पच जाता है। दूसरा, थायमीन श्वेत रक्त कणों की यानी कि आरबीसी रोगाणु क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा, थायमीन तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और उचित क्रियाशीलता के लिए भी आवश्यक है। इस विटामिन की आवश्यकता शरीर के उचित स्वास्थ्य एवं विकास के लिए भी होती है और यह आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता हेतु शक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। थायमीन की बहुत कमी होने पर बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। यह रोग 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है शैशव बेरी-बेरी। यह अधिकतर जीवन के पहले वर्ष, विशेषतः 1 से 4 माह की आयु के शिशु को होता है और इसमें शिशु रोता हुआ प्रतीत होता है, परंतु रोने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और कई बार सूजन के कारण शिशु मोटा और अस्वस्थ दिखाई देता है। शिशु का हृदय फेल होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है और कई बार सांस लेने में कठिनाई होती है और शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है और ऐसे में 24 से 48 घंटों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने शैशव बेरी-बेरी के बारे में जाना। दूसरा है वयस्क बेरी-बेरी। वयस्कों में थायमीन की कमी अधिक होने पर शरीर के सभी ऊतकों और चयापचय पर प्रभाव पड़ता है और यह बेरी-बेरी 2 प्रकार की होती है। पहला सूखी बेरी-बेरी और दूसरा गीली बेरी-बेरी। तो सूखी बेरी-बेरी को हम ड्राई बेरी-बेरी के नाम से भी जानते हैं और इसको बोला जा सकता है ड्राई बेरी-बेरी। इस रोग में दोनों हाथों और पैरों में एक सी सनसनाहट, जलन तथा चैतन्य शून्यता आ जाती है। टांगों की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। अधिक कमी होने पर मांसपेशियां सूखने भी लगती हैं और हाथ पैर धीरे धीरे लटक जाते हैं और घुटनों और कोहनी में झटके नहीं लगते, जिससे कि शरीर में चैतन्य शून्यता आती जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण कोशिकाओं में जल जमाव है, जिसके कारण सूजन आ जाती है, रोगी का हृदय बढ़ जाता है तथा ठीक प्रकार से कार्य कर नहीं पाता। ऐसे में रोगी को सांस लेने में कई बार कठिनाई भी होती है और उपचार ना होने पर रोगी की मृत्यु संभावित होती है। टेक्निक एन्सेफेलोपैथी। जब व्यक्ति में थायमीन का बहुत अधिक अभाव हो जाता है तो उसमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के कारण रोगी को आंखें घुमाने में कठिनाई होती है, चलने में बहुत कठिनाई होती है तथा वह मानसिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और अचानक से हृदय बंद हो जाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। थायमीन प्राप्ति के साधन हैं ऐसे अनाज जैसे गेहूँ, चावल की ऊपरी परत, मूंगफली, अंकुरित दालें, खमीर, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ जिसमें कॉफ़ी आदि भी
पाई जाती हैं और इसमें थायमिन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में यही सलाह दी जाती है जिनको विटामिन B1 की कमी हो, थायमिन की कमी हो, उनको ऐसे आहार लेने चाहिए जिसमें विटामिन B1 की मात्रा प्रचुर हो। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और ये पीले रंग का कड़वा गंधहीन रवेदार पदार्थ है। थायमीन का हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से राइबोफ्लेविन का पहला कार्य है कि कार्बोज और वसा के चयापचय में सहायता करता है तथा शरीर में ऊर्जा और उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा, यह विटामिन शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तीसरा, राइबोफ्लेविन अन्य शारीरिक एंजाइमों में मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है और ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेता है तथा कोशिकाओं के श्वसन के लिए अति आवश्यक है। राइबोफ्लेविन की कमी होने पर रोगी में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला लक्षण है मुंह में परिवर्तन। मुंह में परिवर्तन आने पर मुख के कोनों पर सूजन और फटने के चिन्ह दिखाई देते हैं, होंठों पर लाली तथा सूजन आ जाती है। दूसरा, जीभ में परिवर्तन होने लगता है, तो जीभ चमकीली लाल रंग की हो जाती है तथा जीभ पर उभरे हुए दाने खत्म होने के कारण यह चिकनी और सपाट हो जाती है। तीसरा, त्वचा में परिवर्तन, कानों और आँखों के चारों तरफ की परतें अलग होने लगती हैं और कुछ अन्य परिवर्तन भी व्यक्ति के अंदर होते हैं, जिसमें लाल रक्त कणों की बढ़ोतरी पर भी प्रभाव पड़ता है। राइबोफ्लेविन की प्राप्ति के साधन कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें कि ईस्ट या शुष्क खमीर के बाद राइबोफ्लेविन की मात्रा जो है मांस, कलेजी, दूध आदि में अधिक होती है और कुछ अनाज जिसमें छिलकों वाले अनाज, अंकुरित दालें भी विटामिन प्राप्ति का अच्छा स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, सेम आदि भी राइबोफ्लेविन प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल। यूरोप में लगभग 200 वर्ष पूर्व कुछ व्यक्तियों में त्वचा संबंधी रोग पाए गए और जिनका कारण निश्चित रूप से दोषपूर्ण आहार पाया गया। तो ऐसे में पाया गया कि उस आहार में नियासिन यानी निकोटिनिक अम्ल की मात्रा बहुत कम थी और जो शरीर में वो कार्य करता है वह कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो लोग जो थे कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त थे। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे कि नियासिन के हमारे शरीर में कौन कौन से दो मुख्य कार्य हैं। तो नियासिन का पहला कार्य तो है कि जो प्रोटीन, वसा और कार्बोज के चयापचय में सहायता करता है और इसके दो सह एंजाइम भी हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे हम NAD कहते हैं और निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जिसे हम NADP भी कहते हैं। नियासिन की कमी की स्थिति में प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। प्लेग्रा एक इटली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भद्दी त्वचा और इस रोग में मुख्य 3 लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको 3D भी बोला जाता है। 3D का मतलब है डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी रोग है। इसमें शरीर के खुले हुए भागों की त्वचा, जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर प्रभाव पड़ता है और वहाँ की त्वचा जो है सूजकर लाल हो जाती है और वहाँ की परत भी उतरने लगती है। दूसरा है अतिसार। अतिसार में पाचन संबंधी विकार हो जाता है, जैसे उदर में पीड़ा, जीभ मचलाना, वमन, जीभ मसूड़ों आदि पर सूजन आने लगती है और दाने भी निकल जाते हैं। तीसरा डिमेंशिया। इसमें मानसिक असंतुलन के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। रोगी की स्मरण शक्ति क्षीण होती जाती है और धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा हो जाता है। अक्सर उन्हें ऐसे मरीज़ों को नींद कम आती है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और कभी कभी उनको पक्षाघात भी हो सकता है। ये सब एक पागलपन के कारण बन सकते हैं। नियासिन के प्राप्ति के साधन हैं खमीर, मूंगफली, कलेजी, सूर्यमुखी के बीज में नियासिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये एक सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं। हम कई अनाज हैं, मांस, मछली, फलियाँ आदि भी नियासिन के अच्छे स्रोत हैं। मक्का, दूध, अंडा, सब्जियां भी ले सकते हैं। विटामिन B12 अथवा साइनोकोबालमिन, ये गहरे लाल रंग का रवेदार पदार्थ है जो कि कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों ही इसमें होते हैं। यह शरीर में कई विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। यह विटामिन शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। यह रक्त कणों के रोग पर निशेष अनीमिया के उपचार एवं रोकथाम के लिए भी आवश्यक है। यह पायरुविक एसिड और पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायता करता है और प्रोटीन, वसा और कार्बोज के उपापचय के लिए भी आवश्यक है।
विटामिन B12 के प्राप्ति के साधन है कलेजी तथा गुर्दों में इस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इनके अतिरिक्त मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, अनाजों आदि में भी यह पाया जाता है। विटामिन सी अथवा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एक गंधहीन सफ़ेद द्रव्यदार पदार्थ है। इसकी रासायनिक संरचना मोनोसैकेराइड से मिलती जुलती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक हैं। विटामिन सी के कार्य, पहला कार्य है कोलेजन का निर्माण करना। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कोलेजन के निर्माण के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दांतों के अंदर का भाग तथा लंबी अस्थियों के सिरे कोलेजन के ही बने होते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। यह दांतों के निर्माण एवं विकास में भी सहायता करता है। यह अमीनो अम्ल ऑक्सीकरण में भी सहायता करता है। यह लोहे तथा फोलोसिन के अवशोषण में सहायक है। यह रक्त नलिकाओं की स्वच्छता, सुदृढ़ता के लिए भी आवश्यक है तथा इनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकने में सहायता करता है। इसके साथ साथ विटामिन सी मनुष्य को रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। आहार में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की अधिक कमी होने पर मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा पिलपिले होने लगते हैं और उनसे रक्त बहने लगता है। घाव धीरे धीरे भरते हैं। कई बार मसूड़ों से मवाद भी निकलता है और मुंह से बहुत दुर्गंध आती है। दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाने के दांत गिरने लगते हैं। अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा जल्दी टूटने लगती हैं। विटामिन सी के लक्षण में से कई बार पैरों में भी सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता है। बच्चों में पाचन संबंधी विकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है ऐसे भोजन को लेने की जिसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर हो और ज़्यादा पाया जाता हो। तो यह विटामिन ताज़े फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है। फलों में रसेदार फल जैसे संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला आदि में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इनके अतिरिक्त हरे पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, मूली के पत्तों में भी विटामिन सी अधिक होता है। तो आज हमने विटामिन के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, हम उन्हें कैसे अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जाना। इसके साथ ही हमारा पोषण तत्वों से रिलेटेड जो चैप्टर था जिसमें हमने प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण के बारे में बात की थी और हमारा लास्ट टॉपिक विटामिन का बचा हुआ था, तो ये पोर्शन भी आज हमारा समाप्त हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी हम लोग कक्षाएं दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, उसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू।